नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का विनर्स कैरियर क्लासेज लालसोट में स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th के लिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें और क्या पेपर पैटर्न रहता है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पेपर के जिनको आप तैयार करोगे तो बहुत जल्दी कम समय के अंदर बेटर मार्क्स आप प्राप्त कर पाओगे। तो मैं इंजीनियर अंसराज सर विनर्स कैरियर क्लासेस लालसोट से आपके लिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं। तो देखते हैं पहले पेपर पैटर्न की शुरुआत के साथ एक एक क्वेश्चंस अपन यहां पे आपको बताएंगे किस तरीके से पेपर पैटर्न आता है और किस तरीके से अपन को मार्क्स गेन करने हैं। तो लीजिए स्टूडेंट यहां पे सबसे पहला हमारा जो 10th क्लास के मैथ्स के पेपर का जो पहला क्वेश्चन आता है वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। ये मैं आपको बता देता हूं, 15 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। किस फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम की जो सीट होती है, किस फॉर्मेट में आपको आंसर देना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, इस तरीके से फॉर्मेट यहां आपको बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम बनाने होंगे आपको। ऊपर यहां पे लिखना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहां पार्ट और यहां आंसर, ठीक है। यहां पे जैसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप लिख सकते हो और साथ में ऑप्शन ए है तो ऑप्शन भी लिखिएगा। ऑप्शन लिखना कंपलसरी है, उसका आंसर आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो कंपलसरी नहीं है, आप दोनों लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट इसी टेबल के अंदर, फिर नेक्स्ट, ऐसे चलते रहोगे। इस तरीके से ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा। तो स्टूडेंट देखते हैं यहां पे मल्टीपल जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। आपको दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला जो आपका क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल में बना के राइट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन में से जो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिसका हम कंप्लीट रूट फाइंड कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैशनल। बाकी अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल। तो यहां पे अगर हम चेक करने की कोशिश करें स्टूडेंट तो ये इरेशनल है, आपको वो देखना है जो इरेशनल नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, यहां पे ये बात करें तो ये भी नहीं है। इसको ध्यान देना, 75 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 3 और 48 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 25 का 5 इंटू रूट 3, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट 16 का आएगा 4 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट होके कितना आएगा 5/4। और आपका ये जो बी ऑप्शन है ये माइनर मिस्टेक रही है, इस पे यहां पे क्यूब रूट लगा हुआ है, इसकी वजह से ये भी इरेशनल होगा, ठीक है ना। आपसे पूछा गया नॉट एन इरेशनल मतलब रैशनल, तो आपका जो रैशनल रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा पहले क्वेश्चन के अंदर। यहां पे बाय मिस्टेक था, यहां पे क्यूब रूट लगा हुआ था। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको देख लेना है जो
हो सकता है इस तरीके से रूट में दे, उसको कैलकुलेट करके आपको चेक करना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपको स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपसे पूछा गया है सम ऑफ जीरोज। क्या पूछा गया है स्टूडेंट? सम ऑफ जीरोज पूछा गया है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा, और दोनों के अंदर 2 रिलेशनशिप होते हैं। कितने रिलेशनशिप होते हैं? 2 रिलेशनशिप। पहला जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, वो होता है सम ऑफ द जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट क्या निकालने हैं? जीरोज। तो आपके पास अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। अगर हम कंपेयर करें हमारे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? -4, c की वैल्यू कितनी होगी? 1। ओके, अब सम ऑफ द जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता? माइनस बी बाय ए। माइनस की जगह माइनस है बेटा, b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। माइनस माइनस प्लस रहेगा, 4/4 कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गिवन है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर का आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? मीन निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? मीन निकालना है। देखिएगा, फर्स्ट 5 नंबर जो है कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ध्यान देना स्टूडेंट, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से। कहां से होती है? 2 से। कितने प्राइम नंबर ढूंढने आपको स्टार्टिंग के? फर्स्ट 5। 2 के बाद में होता है स्टूडेंट 3, 3 के बाद में क्या होगा? 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। ये आपके क्या आ गए? 5 प्राइम नंबर स्टार्टिंग के। ओके, इन 5 प्राइम नंबर का आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? मीन। तो जब भी ऑब्जर्वेशन या डाटा होता है उस कंडीशन में स्टूडेंट मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया 2 + 3 + 5 + 7 + 11। कितने नंबर है? टोटल 5। इनका अगर हम सम करते हैं तो 11 और 7 18, 11 और 7 18, 2 ऐड किया कितने हो गए? 20, 25 और 3 28 अपॉन 5। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितने होंगे? 3, पॉइंट लगा लिया, 30 हो गए, 5 6 जा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? 5.6, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, द ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल बी। ध्यान देना, आपके पास स्टूडेंट जो लीनियर इक्वेशन होती है, कितनी इक्वेशन की बात हो रही है? 2 लीनियर इक्वेशन की। वो क्या कर रही है?
इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर। इस कंडीशन में उन लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? ध्यान देना स्टूडेंट, अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, ये दोनों लाइन क्या कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ध्यान देना स्टूडेंट, जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। और कितना सॉल्यूशन मिलेगा? ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा? ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। कब? जब लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे। क्लियर है? यहां पे ये हमारी 4 क्वेश्चंस कंप्लीट है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने गिवन है, यहां पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने गिवन है। क्या गिवन है आपको? एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पूछा है इसका? कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस बोले तो डी। क्या फाइंड करना आपको? कॉमन डिफरेंस बोले तो डी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है। एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो होता है सेकंड टर्म बोले तो A2 माइनस फर्स्ट टर्म बोले तो A1। आपके यहां पे जो सेकंड टर्म है वो कितनी है स्टूडेंट? 1/2। और फर्स्ट टर्म कितनी है? 3/2। तो 1/2 माइनस 3/2। अगर यहां पे 2 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 3 कितना बचेगा? -2/2। कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा स्टूडेंट? -1। और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? आंसर बी। लगातार आप देखते रहिएगा, जिससे आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत बेटर तरीके से होगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ डेली। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना, एक एक लाइन को जब तक आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। और मैथ्स के अंदर छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया तो। इसलिए पढ़ने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ध्यान देना, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन, then this line is parallel to the third side. This statement is। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल है। क्या है ये? ट्राइंगल। एक ट्राइंगल को एक लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर क्या करे? डिवाइड करें। मान लीजिए ट्राइंगल है आपके पास एबीसी और ये लाइन है आपके पास डीई। ये लाइन जो डीई है वो एबी और एसी को क्या करे? इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन एसी। अगर रेशियो इक्वल है तो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देन ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल। इट मींस डीई पैरेलल टू क्या होगा? बीसी। डीई पैरेलल टू क्या होगा? बीसी होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या बना कि किसी ट्राइंगल में रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। ये कौन बोलता है? आपसे किसी ने पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? ये स्टेटमेंट है बेटा आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होगी। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। और लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, ये कौन बोलता है? थेल्स थ्योरम बोलती है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां बात करने की कोशिश करें, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट 4, -3 लोकेटेड? ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करता है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन होता है अपना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, प्लस के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। तो आपका जो पॉइंट गिवन है 4,-3, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां लाई करेगा स्टूडेंट, कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन थीटा इज। अगर √3 कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट। √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2, यहां से हम बात करते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उस टेबल में हम बात करते हैं तो √3/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो रेसिप्रोकल तो 2/3। तो 2/√3 जो वैल्यू है स्टूडेंट, 2/√3 जो वैल्यू है वो कोसेक में कितनी की होगी, 60 डिग्री की। कितनी डिग्री की होगी, 60 की। तो यहां से थीटा आपका कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री निकल के आएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ढंग से समझिएगा। अ पर्सन sitting on a bridge see a boat in the river, the angle of depression of which is 45. If the height of the bridge is 15 meter, then the distance of the boat from the bridge. ध्यान देना, a person sitting on a bridge, ये रिवर ले लेते हैं, ठीक है, ये ब्रिज ले लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। ओके, द एंगल डिप्रेशन विच इज 45। यहां से अगर हम देखते हैं इस तरीके से तो ये डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, 45 का। इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज 15, ये ब्रिज है, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, मान लीजिए बोट यहां है तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ गई है, ये क्या ले लिया हमने, x मीटर। क्या ले लिया स्टूडेंट, x मीटर। अब आप देना जो डिप्रेशन एंगल होता है उस डिप्रेशन एंगल का उल्टा एलिवेशन एंगल होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 45। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेस। पी और बी में कौन सा लगता है स्टूडेंट, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, P/B। tan थीटा की वैल्यू कितनी डालोगे स्टूडेंट, 45। परपेंडिकुलर 15 हो गया, बेस हो गया x। tan 45 कितना होता है, 1 इक्वल टू 15/x। देन x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 15 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देयर इज ए करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। आपसे यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ठीक है ना, मेजरमेंट का जो यूनिट है सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें कौन कौन आते हैं, मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप राइट है, तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आप याद रखिएगा, 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन। और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी बन के आता है स्टूडेंट, आपको कोई भी तीनों में से 2 की वैल्यू दे देगा डाटा, तीसरी चीज पूछेगा तो भी ये फॉर्मूला आपको
हेल्प करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, द टेंजेंट ड्रॉन at the end of the diameter of a circle are mutual। वापस समझना, the tangent drawn at the end of the diameter, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, इसके एंडिंग पॉइंट पे क्या ड्रॉ किए जाए, टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट, टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल। अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंडिंग पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, देन वो टेंजेंट ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, कोशिश करें स्टूडेंट, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्या है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की रेडियस कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है स्टूडेंट, 21, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपको क्या निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इधर ध्यान दो, आपके पास रेडियस आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है, 21 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर। याद रखिएगा स्टूडेंट, सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले मैच करवाए जाते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई RH, 2 एज इट इज। स्टूडेंट पाई की वैल्यू होती है 22/7, R आपके पास रहेगा 8। ठीक है, और H आपके पास कितना रहेगा स्टूडेंट, 21। ठीक है, 7 से ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास 3 टाइम। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 2 जा 44। ठीक है, 8 3 जा कितना हो गया, 24। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 4 4 जा 16, 1 4 16 17, 8 4 2 जा 8, तो 6 5। ठीक है, कितना आ रहा है ये आ गया 1056, 1056 आपका कैलकुलेशन आएगी इसकी। तो आपको फॉर्मूला याद रख के जाना है कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन नंबर 13 पर। टोटल MCQ जो आएंगे आपके 15 आएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R। एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी रेडियस क्या है, R मींस कैपिटल R, एंड एंगल इज P डिग्री। एंगल को किससे डिनोट किया गया स्टूडेंट, P डिग्री से। इज ए फॉलोज, तो इनमें से कौन सा राइट होगा, ध्यान देना स्टूडेंट। एरिया P अपॉन, मैंने आपको जो फॉर्मूला रीड आउट करवाया है वो ये होता है स्टूडेंट, θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा की जगह आपको क्या लेना है, स्टूडेंट, थीटा की जगह आपको लेना है P डिग्री। ठीक है, R कैपिटल ही रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन तो स्टूडेंट रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, P/180 की जगह क्या आना चाहिए, 360, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्यों, क्योंकि ये पाई R स्क्वायर की जगह क्या लिख रखा है, 2 पाई R स्क्वायर। 2 से 720 को कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम कैंसिल आउट होता है, ये 360, और आपका फॉर्मूला यहां पे बन जाता है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स obtained by throwing 2 dice simultaneously will be 7। अगर 2 डाइस को हम टॉस करते हैं स्टूडेंट, कितने डाइस को टॉस करते हैं, 2 डाइस को अगर हम टॉस करते हैं तो आपके पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। और उन 36 पेयर में से ऐसे कितने पेयर है जिनका सम कितना होता है, 7 होता है, तो पेयर होंगे बेटा 6। कितने पेयर होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 एंड फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 6। कौन कौन से पेयर होते हैं वो, 1,6,
2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। ठीक है, इनको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 1/6 और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा स्टूडेंट। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके एमसीक्यू पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको क्या दी हुई है? एपी दी हुई है। क्या दी हुई है स्टूडेंट? एपी दी हुई है, ए 3a 5a अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म क्या होगी? तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, यहां पे फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं वो क्या है? ए है। कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये कितना आएगा? 2a। अब nth टर्म जो होती है स्टूडेंट वो होती है an। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? a प्लस n की वैल्यू n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट? 2a। क्या रहेगी? 2a। कैलकुलेट करते हैं, a प्लस 2na माइनस 2a। ठीक है ना, 2na प्लस का a माइनस का 2a, तो माइनस का a बचेगा। समझ आ रही है बात? यहां से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो 2n माइनस 1 या 2n माइनस 1 इंटू a, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा रहेगा? फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर ओवरऑल 7 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। आपका जो बोर्ड का पेपर रहेगा सेम सिमिलर पेपर आएगा पैटर्न का, और इसी तरीके के बिल्कुल एज इट इज इजी क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चंस का, बाकी चीजें वो की वही रहती है, कंसेप्ट वही निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी की जो है उसका डिफरेंस एनी टर्म्स का विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड। कोई भी एक एपी है, उस एपी का दूसरी वाली का पहली वाली से जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस। किसी एपी के अंदर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म मतलब प्रीसीडिंग को उससे पहले वाली में से माइनस किया जाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विथ इंक्रीज इन थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो। अगर हम थीटा को इंक्रीज करें तो साइन थीटा में क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आपने स्टूडेंट टेबल देखी होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, नहीं, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। इट मींस 0 से कहां पहुंच रहे हो आप? 1 तक पहुंच रहे हो। तो अगर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या की जाए? इंक्रीज, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? इंक्रीज होगी। क्या होगी स्टूडेंट? इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। ओके, और साइन की जगह अगर कोस आ जाता, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, पूछा जाए कि कोस क्या होगा कोस थीटा की वैल्यू में, तो वो डिक्रीज होती है स्टूडेंट। क्या होती है? डिक्रीज होती है। जो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं जो चेंज होके बन जाते हैं इन्हीं के सेम पैटर्न पर। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया विल बी। समझ रहे हैं स्टूडेंट? आपको बोला गया है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया, किस किस का रेशियो चाहिए आपको? वॉल्यूम और एरिया। वॉल्यूम भी किसका? स्फीयर का। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो एक तो आर ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा। ठीक है, अब आर रेडियस कितनी गिवन है स्टूडेंट? 3, तो रख दी वैल्यू, 3 से 3 कट गया, 1/1, तो रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट? 1:1। तो यहां पे आप क्या लिखोगे रेशियो?
स्टूडेंट 1:1 लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, देन उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोड बोलते हैं। जिस किसी डाटा में, गिवन डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, देन a इज कॉल्ड। ए को क्या बोलते हैं? अगर स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसका है पहले बताइएगा। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट एज्यूम मेथड से, मेन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, जिसमें ए क्या होता है? ए होता है स्टूडेंट एज्यूम वैल्यू। क्या होती है? ए को क्या बोलेंगे? एज्यूम वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दैट पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, दैट पार्ट of the circular region which is bounded by the chord, which is bounded by the chord and the corresponding arc of the circle is called। ध्यान देना, सर्कुलर रीजन का एक ऐसा पार्ट जो एक कोड और आर्क के द्वारा बना होता है, ऐसे पोर्शन को अपन बोलते हैं स्टूडेंट सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। अगर सर्कल के अंदर कोड ड्रॉ की जाएगी और उसका आर्क लिया जाएगा तो सेगमेंट बनेगा, और रेडियस, 2 रेडियस और बिटवीन आर्क होगा तो सेक्टर बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट इसके लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज of all the initial event of an experiment is। प्रोबेबिलिटी में किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में, स्टूडेंट ध्यान देना ढंग से, किसी एक्सपेरिमेंट में, एक ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कितनी भी इवेंट को एग्जीक्यूट करवा लिए जाए, उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। दिया हुआ है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इनिशियल इवेंट्स, तो आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इस तरीके से स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 15 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 7, टोटल मिला के 22 मार्क्स के हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं टोटल 1 मार्क्स के सेक्शन ए के अंदर आपके 32 मार्क्स के 32 क्वेश्चंस रहेंगे, और इनको मैक्सिमम स्टूडेंट 40 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना है। इस तरीके का प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से जल्दी 40 से 50 मिनट के अंदर आपको 32 क्वेश्चंस क्रैक करने हैं। थर्ड जो क्वेश्चंस रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखते हैं आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। पहला, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट? 2, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया? 2, और कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4। इनका क्या पूछा गया आपसे? एचसीएफ। तो स्टूडेंट 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 2,4 का एचसीएफ कितना आएगा आपके पास? 2। और इन्हीं का अगर स्टूडेंट वो क्या पूछे एलसीएम, तो वो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा स्टूडेंट। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2, और कंपोजिट क्या होता है? 4 होता है। क्लियर है? अब आपसे चाहे वो एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड रहेगा थर्ड क्वेश्चन के अंदर, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, आप रीड आउट कीजिएगा यहां पे किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा,
इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, आपको ये पोलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट, क्या गिवन है? ये पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना। पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन की बात करूं तो पोलिनोमियल px इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इस पोलिनोमियल का एक जीरोज कितना है आपके पास? -2। बोला है ना 1 zeros इज -2, देन व्हाट विल बी द अदर जीरोज? तो दूसरा जीरोज कौन सा होगा, ये पूछा है ना। दूसरा जीरोज कौन? ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पे हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे एक जीरोज आपको गिवन है, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। शॉर्ट में करें तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 6 और c की वैल्यू कितनी आएगी? 8। मान लीजिए लेट पहला जीरो अपन ने क्या ले लिया? अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? -2। और दूसरा जीरो आपके पास क्या रहेगा? बीटा। क्या रहेगा स्टूडेंट? बीटा, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर हम फॉर्मूले की बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है? -b/a, सम ऑफ दी जीरोज। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2 प्लस बीटा -b की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी है? 1। तो -2 प्लस बीटा इक्वल टू -6। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6 -2 इधर आके +2, तो बीटा कितना कैलकुलेट हो क्या रहा है स्टूडेंट? -4। इस तरीके से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या हम इसकी स्प्लिटिंग करके भी दो वैल्यू निकालेंगे। एक तो ऑलरेडी क्या है मिलेगा आपको? -2 ही मिलेगा। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उनको उसी हिसाब से आपको करने की कोशिश करनी है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करने की कोशिश करें स्टूडेंट यहां पे, तो आपको गिवन है टोटल प्राइस ऑफ 7 पेंसिल, टोटल प्राइस ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज 29। राइट दिस एल्जेब्रिक फॉर्म। स्टूडेंट फटाफट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट। इतना तो लिखना है जितना आपको लिखना कंपल्सरी, वरना स्टेप्स की मार्किंग कटेगी। ओके, अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आपके पास पेन है और पेंसिल है, तो आपको लेट करना होगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 इक्वल टू क्या ले लिया स्टूडेंट? x रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? x रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? y रुपीज। एक पेन की कॉस्ट कितने ले ली हमने? x रुपीज, और पेन की y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल 5 पेन। एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x की। एक पेन y रुपीज का, तो 5 पेन 5y रुपीज के। और दोनों का सम मिला के टोटल बोले तो प्लस कितना आ रहा है स्टूडेंट? 29। या आपका क्या हो गया? एल्जेब्रिक फॉर्म हो गई। इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट समझिएगा। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर एंड AB रेशियो PQ इक्वल टू 3:2 एंड BC इक्वल टू 12, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ QR? ध्यान देना, आपके पास ये दो ट्राइंगल है स्टूडेंट। क्या है ये? दो ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल का क्या नाम है? ABC। क्या नाम है स्टूडेंट? ABC। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR की। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? PQR की। और आपको क्या गिवन है? AB अपॉन PQ 3:2, मतलब 3/2 आपको गिवन है। साथ ही साथ आपको गिवन है BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन आपको क्या पूछा गया है? QR। स्टूडेंट ध्यान देना, अगर दो ट्राइंगल क्या हो? सिमिलर हो। क्या हो? दो ट्राइंगल अगर स्टूडेंट सिमिलर होते हैं, देन उस कंडीशन के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है?
इक्वल, इट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं यहां से ए बी अपॉन पी क्यू जो आपको गिवन है, और बीसी और क्यू आर की बात कर रहा है तो किसके इक्वल होगा, बीसी अपॉन क्यू आर के। ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3/2, बीसी आपके पास कितना है 12, और क्यू आर आपसे फाइंड किया जा रहा है। यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 4 2 जा 8, तो ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको ये दो पॉइंट गिवन है स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। सपोज कीजिए एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ए, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 22,20, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,16। ओके, जब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दोनों पॉइंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन, तो क्या बन गया लाइन सेगमेंट ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने। स्टूडेंट इसका मिड पॉइंट अपन क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सी। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहां पे जनरली ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और ये होता है x, y। लेट C is the midpoint. Let C is the midpoint of line segment AB. स्टूडेंट जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB का क्या है, मिड पॉइंट। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, तो x इक्वल टू x1 वहां पे कितना आपके पास 22, x2 कितना है 0 अपॉन 2, x इक्वल टू 22 अपॉन 2 कैंसिल आउट होके x की वैल्यू कितना आएगी स्टूडेंट 11। सिमिलरली अगर हम बात करें y कोऑर्डिनेट की तो y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 आपके पास कितना है स्टूडेंट 20, कितना है 20, और y2 कितना आपके पास 16 अपॉन 2। ओके, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2, कैंसिल आउट होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 11,18। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करना है। इसमें भी 2-3 तरीके के क्वेश्चंस कर देते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सेटअप आपको आना चाहिए। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है x1 y1, दूसरा जो पॉइंट होता है वो x2 y2 होता है, बीच का जो आप मिड पॉइंट ले रहे हो वो x, y होता है। हो सकता है आपको ये दोनों देख के ये पूछा गया यहाँ पे, हो सकता है ये दोनों देख के ये पूछ लिया जाए, ये दोनों देख के ये पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया स्टूडेंट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, किसकी गिवन है, स्फीयर की। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ स्फीयर r इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्या पूछा गया आपसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्या होता है स्टूडेंट सरफेस एरिया? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे बात करें 4 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है आपके पास गिवन, कितना है आर गिवन 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए। यहां पे अगर हम कैलकुलेशन पोर्शन की बात करते हैं तो 22 4 जा कितना होता है 88 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 616 यूनिट लगाना कंपलसरी है स्टूडेंट। क्या लगाना कंपलसरी है यूनिट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आज की इस क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है और नेक्स्ट इसके आगे आपका सेक्शन ए बोर्ड पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 के हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टूडेंट 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। कल नेक्स्ट इसी टाइम पे हम बात करेंगे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तब तक आप बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सभी स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके